तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब वहीं पर आपके कमेंट के रिप्लाई में दे दिया जाएगा। तो जो भी आपका सवाल है अभी आप कमेंट कीजिए और हमसे सवाल पूछिए। तो जब तक चलते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में अभी मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन यहाँ की नदियों में उफान शुरू हो गया है। हाल यह है कि कोसी और कमला बलान अभी भी खतरे के निशान को पार हो गई है, जबकि सीमांचल की कई नदियों की बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोसी सहरसा में पिछले रात ही लाल निशान को पार कर गई है, जबकि कमला बलान का जलस्तर रविवार को झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। हालांकि अन्य नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे ही बह रही है। जो कोसी और कमला बलान के अप्रत्याशित व्यवस्था से मौसम विशेषज्ञ भी हैरान है। आपको बता दूं कि सामान्यतः कोसी या फिर अन्य नदियों में जून के अंत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन पहली बार कोसी और कमला बलान जून के पहले हफ्ते में ही उफना रही है। उधर सीमांचल की कई नदियों के जलस्तर पर नेपाल की बारिश का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जब महानंदा और परमान जैसी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि नौनी नदी ने तो कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके पानी से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेतिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह एक विशाल पेड़ के नीचे ईश्वर और अल्लाह दोनों है। मंदिर की घंटी की आवाज़ है और साथ ही नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ दो धर्मों का ऐसा मिलन है कि पूरब की तरफ राम को मानने वाले राम की पूजा करते हैं और पश्चिम की तरफ अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जो लोग मंदिर और मस्जिद की बात करके मजहबों को बंटवारा कर रहे हैं, उन्हें यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दरअसल बिहार के मझोलिया के डुमरी सड़े में एक स्थान है जिसे पीर बाबा कहा जाता है, जो विशाल वृक्ष के नीचे है, यानी कि विशाल पेड़ के नीचे है। यहाँ ना मंदिर है और ना ही मस्जिद है, लेकिन यहाँ भाईचारे की ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जो शायद ही कहीं मिले। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पूजा भी हो रही है और नमाज भी पढ़ी जा रही है। पूर्व की तरफ हिंदू धर्म के लोग घंटी बजा करके पूजा करते हैं, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग पश्चिम की तरफ मुड़ करके नमाज पढ़ते हैं। एक श्रद्धालु ने बताया है कि यहाँ दोनों धर्मों की महिलाएं पुरुष एक साथ पूजा और नमाज पढ़ते हैं। जब यहाँ सालों से ही ऐसी पूजा होती आ रही है। हिंदू और मुसलमान यहाँ बटे हुए नहीं हैं। जब हजारों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और एक ही पेड़ के नीचे अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी पूजा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण बातें कही है। नीतीश कुमार कल जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार जातीय जनगणना के मामले में एक मिसाल बनने वाला है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यूपीए सरकार की तरफ से कराई गई जनगणना पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो जनगणना कराई गई उसका ना तो प्रारूप सामने आया और कई तरह की उसमें खामियां भी रही। नीतीश कुमार ने साल 2010-11 में कराई गई जनगणना को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि इस बार बिहार सरकार जिस तरीके से गणना कराने जा रही है उसमें सारा डाटा उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहारी चाहे बिहार में हो या फिर बिहार से बाहर, सभी की गणना की जाएगी। जब प्रवासी बिहारियों के बारे में भी पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा, जब जाति का आंकड़ा भी उपलब्ध होगा। ये सब के काम आने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने अपने संसाधन से इसे कराने का फैसला किया है। अभी ब्लूप्रिंट तैयार करने में तकरीबन 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद इसे जमीन पर ले जाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग को जातीय जनगणना से जोड़ने के पीछे भी नीतीश कुमार ने अपना मकसद बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना बेहतर ढंग से किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि खूब अच्छे ढंग से ये हो। यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है और वे अच्छा काम करने वाला है तो फिर उन्हें भी इस काम में लगाया जाएगा। जब पहले जो जनगणना काम कर चुके हैं उन्हें भी इस काम में लगाया जाएगा। हम चाहेंगे कि जातिगत जनगणना जल्द हो जाए। जब वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं शिक्षित रहेगी वहां जनसंख्या नियंत्रण जरूर होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के साथ उनकी मूर्ति वाली गुल्लक मिल रही है और ये गुल्लक इस समय चर्चा में है। आप सभी को बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मूर्ति वाली गुल्लक उनके एक मूर्तिकार फैन ने बनाया है। जी हाँ, और इसका नाम दिया गया है योगी गुल्लक। आपको बता दूं कि ये छोटा सा गुल्लक हूबहू सीएम योगी की मूर्ति की तरह है। जी हाँ, और योगी आदित्यनाथ का ये गुल्लक मिट्टी पका करके बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति वाले गुल्लक में उन्हें भगवा कपड़ा जो वे धारण करते हैं उसमें दिखाया गया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ मूर्ति कलाकार जयप्रकाश कुमार का कहना है कि वे सीएम योगी के कार्यों से बहुत प्रभावित है, जहाँ वे उनके लिए कुछ विशेष करना चाहते थे, इसलिए ये मूर्ति वाली गुल्लक बनाया है। आपको बता दूं कि इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति वाली गुल्लक बना चुकी हैं। जयप्रकाश का कहना है कि एक मूर्ति को बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। जी हाँ, और उन्होंने 2 महीने में कुल 7 मूर्तियां बनाई हैं। आपको बता दूं कि ये सभी मूर्तियां उन्होंने अकेले ही बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव किडनी का इलाज विदेश में कराएंगे। इसके लिए वे सिंगापुर जाना चाहते हैं। जमानत पर अभी जेल से बाहर रह करके इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की ओर से इसके लिए सीबीआई की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। दाखिल इस याचिका में लालू प्रसाद यादव ने जब्त पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन बेहतर इलाज बेहद जरूरी है। इसके लिए वे सिंगापुर जाना चाहते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट जल्द रिलीज किया जाए। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस समय कुल 16 प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस कारण उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो चुका है। वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं। रांची रिम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, थैलेसीमिया यानी कि रक्त से संबंधित बीमारियां, ब्रेन से संबंधित बीमारी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी में समस्या, आँख में दिक्कत, पोस्ट एवीआर यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां आदि बीमारियों की शिकायत है। लालू प्रसाद यादव को दांत संबंधित बीमारियां भी थी। रांची रिम्स में ही उनका इलाज हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में पिछले कुछ दिनों से बिगड़े हुए मौसम के बीच एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा दी है। किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में अचानक जमीन धंस गई और लंबी दूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अचानक सड़क और जमीन धंसने की इस घटना से कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन लोग बाल बाल बचे। जब कुछ दिनों पहले ही इस जगह को खोदा गया था और अंदर से ही डिगबोई टू कानपुर गैस पाइपलाइन को पार कराया गया था। जहां इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बिगड़े मौसम के बीच किसी तरह क्षतिग्रस्त हुए सड़क को पार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में मौलाना असराल हक कासमी सड़क यानी कि DB50 क्षतिग्रस्त हुई है। 44 किलोमीटर के इस मार्ग को तैयार करने में 200 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पर पैसे की बात आती है वहाँ पर धोखा, छल जैसी ठगी चीज़ें मौजूद रहती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब ये है कि आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो फिर आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। हालांकि ये निर्देश SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किए हैं, मगर ये हर बैंक के कस्टमर के लिए लागू होते हैं। आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना चाहिए। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा कि वे किसी भी ऐसे मैसेज का रिप्लाई ना करें जो किसी अनजान स्रोत से मिला हो। मतलब यह है कि किसी अनजान फ़ोन नंबर से आए किसी भी तरह के संदेश पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। अपने ट्विटर अकाउंट पर SBI ने लिखा है कि किसी को भी भीतर आने देने से पहले परख लीजिए कि दरवाजे के पीछे कौन है। यही आपकी सुरक्षा की कुंजी है। ट्विटर की नोटिफिकेशन के मुताबिक SBI ने लिखा है कि अपने अकाउंट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए आपको अपने मैसेजेस को मॉनिटर करना चाहिए। अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक ने ग्राहकों के लिए निर्देश दिया है कि उन्हें कभी भी अपने पर्सनल जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसा कि अकाउंट नंबर, पासवर्ड या फिर बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई भी दूसरी संवेदनशील जानकारी। यदि आपके पास किसी मैसेज या ईमेल के जरिए कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। ऐसा करना हानिकारक इसलिए हो सकता है क्योंकि फ्रॉड करने वाले आपको फंसाने के लिए और आपके पैसे लूटने के लिए जाल फेंक रहे होते हैं। इस जाल से बचने के लिए आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। SBI ने कहा है कि बैंक ग्राहक की जानकारी पाने के लिए कभी भी ईमेल या फिर SMS नहीं भेजता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिक्कों की नई सीरीज पेश की है। इसको खास तौर पर दृष्टिहीनों के लिए निकाला गया है। नई सीरीज दृष्टिहीनों यानी कि अंधों के लिए अनुकूल है।
आपको बता दूं कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य के सिक्के निकाले गए हैं। इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव एक काम का डिज़ाइन बना हुआ है। आपको बता दूं कि इन सिक्कों को खास नहीं बनाया गया है, इनका दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही दृष्टिहीन लोग भी, यानी कि जो नहीं देख पाते हैं, वे लोग भी आसानी से सिक्कों की पहचान कर पाएंगे। इन सिक्कों में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इसकी पहचान आसानी से की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत भी की, जो 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लिंक पोर्टल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनमें से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से सहूलियत बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए हर बार एक ही सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आज मंगलवार को उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जहाँ वहीं दक्षिण बिहार में आज भी 45 डिग्री के आसपास तापमान रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है। जहाँ आज भी बिहार के 11 जिले में बारिश हुई, जबकि 14 जिलों के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी के साथ चिलचिलाती धूप रहेगी। जहाँ बिहार की किशनगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, कटिहार और भागलपुर जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। साथ ही बिजली चमकने और हल्की या फिर मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उत्तरी भाग में बारिश होने के साथ ही तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी बिहार के 14 जिलों में भीषण गर्मी के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग के बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, गया और नवादा जिले में भीषण गर्मी के साथ 40 से 45 डिग्री तापमान होने के आसार हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 167 रुपये से कम कमाता है तो फिर उसे अत्यंत गरीब माना जाएगा। यह वर्ल्ड बैंक का ये नया मानक है। इससे पहले 147 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत गरीब माना जाता रहा है। यह वर्ल्ड बैंक समय समय पर आंकड़े को महंगाई, जीवन यापन के खर्च में वृद्धि समेत कई मानकों के आधार पर अत्यंत गरीबी रेखा में बदलाव करता रहा है। मौजूदा समय में साल 2015 के आंकड़े के आधार पर आकलन होता है, जबकि इस बीच कई चीज़ें बदल गई है। यह वर्ल्ड बैंक ये नया मानक इस साल के अंत तक लागू करेगा। साल 2017 की कीमतों का उपयोग करते हुए नई वैश्विक गरीबी रेखा $2.15 पर निर्धारित की गई है, यानी कि 167 रुपये। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई व्यक्ति हर दिन 167 रुपये कमाता हो उसे अत्यधिक गरीब में रहने वाला माना जाता है। जब 2017 में वैश्विक स्तर पर सिर्फ 70 करोड़ लोग इस स्थिति में थे, लेकिन मौजूदा समय में ये संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि वैश्विक गरीबी रेखा को समय समय पर दुनिया भर में कीमतों में बदलाव को दर्शाने के लिए बदला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा में वृद्धि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 2011 और 2017 के बीच कम आय वाले देशों में बुनियादी भोजन, कपड़े और आवास की ज़रूरतों में वृद्धि को दर्शाती है। भारत की बात करें तो यहाँ पर बीपीएल की स्थिति में साल 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% की कमी आई है। इसकी वजह ग्रामीण गरीबी में गिरावट है, यानी कि वहाँ आमदनी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से तेज से गिरावट के साथ वहाँ अत्यंत गरीबों की संख्या साल 2019 में आधे घट करके 10.2% हो गई, जबकि साल 2011 में ये 22.5% थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की मोतिहारी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया समेत 8 जिले के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। खबर के अनुसार इस एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर के NHAI की टीम ने गोरखपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सुपौल तथा पूर्णिया प्रोजेक्ट यूनिट से संपर्क स्थापित किया है। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे को लेकर के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जहाँ बहुत जल्द इसका DPR तैयार कर लिया जाएगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के जिन जिलों से होकर के गुजरेगा उनमें है पश्चिमी चंपारण से 25 किलोमीटर, पूर्वी चंपारण में 73 किलोमीटर, शिवहर में 16 किलोमीटर, सीतामढ़ी में 42 किलोमीटर, मधुबनी में 95 किलोमीटर, सुपौल में 32 किलोमीटर, अररिया में 49 किलोमीटर तथा किशनगंज से 63 किलोमीटर गुजरेगा। भारतमाला परियोजना 2 और 3 के तहत इसे बनाया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भाजपा से निलंबित किए जाने का मामला तुल पकड़ रहा है। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर के अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने छोटे से देश कतर के आगे झुक गए हैं। दो भाजपा नेताओं के निलंबन पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पूरे 8 साल के कार्यकाल में विदेश नीति को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। हम लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते नजर आए, रूसियों के सामने घुटने टेके और क्वाड में अमेरिकियों के सामने गिर गिराए। अब हमने छोटे से देश कतर के सामने झुक गए। ये हमारी विदेश नीति का पतन है। दरअसल कहा जा रहा है कि कतर के दबाव में भाजपा ने अपने 2 पार्टी नेताओं का निलंबन कर दिया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने बीते दिनों मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। इसका भारत के मुसलमानों समेत अरब के कई देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर के माफी मांगी है। विवादित टिप्पणी को लेकर के रविवार को कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब करके गहरी नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब भारत ने इन देशों से कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां सरकार के विचार नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजदूत ने उन्हें बताया है कि किसी तरह से भारत सरकार की भावना नहीं है, ऐसा हाशिए पर खड़े लोगों ने कहा है। जब भारत अपनी अनेकता में एकता की सांस्कृतिक विरासत के आधार पर सभी धर्मों को उच्चतम आदर देता है, जहां इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान चल रहे देश के आम नागरिकों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही आपको महंगे डीजल पेट्रोल भरवाने से बड़ी राहत मिलने वाली है और इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आप सभी को बता दें कि बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस था और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत ने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने में बड़ी कामयाबी और उपलब्धि हासिल की है। भारत ने तय वक्त में 5 महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आगे उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि साल 2014 में भारत में केवल 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी। जब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने से 3 फायदे हुए हैं। जब पहला, इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ। जब दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई और तीसरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से देश के किसानों को 8 सालों के भीतर ही 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आप सभी को बता दूं कि बीते दिनों ही केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसे संकेत दिए थे कि देश में जल्द ही एथेनॉल से चलने वाले गाड़ी शुरू हो सकते हैं और इसके लिए वे सरकार और कंपनियों के स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय भारतीय नोटों को लेकर के बहुत जल्द ही बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो अब भारतीय नोटों पर जल्द दिख सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में पहली बार महात्मा गांधी के अलावा किसी और हस्ती की तस्वीर नोट पर दिखेगी। जी हां, दरअसल नोटों पर भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लाने की तैयारी चल रही है। जहां अभी तक भारतीय नोटों पर केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो ही छपती आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कुछ बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला लाने पर विचार कर रहे हैं, जिस पर टैगोर और कलाम की वाटरमार्क फोटो होगी। ये पहली बार है जब आरबीआई बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य प्रसिद्ध हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई और वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गांधी, टैगोर और कलाम के वाटरमार्क तस्वीरों के नमूनों के 2 अलग अलग सेट आईआईटी दिल्ली एमिरेट्स प्रोफेसर दिलीप टी साहनी को भेजे गए हैं। प्रोफेसर साहनी को 2 सीटों में से चुनने और फिर उसे सरकार द्वारा अंतिम विचार के लिए पेश करने के लिए कहा गया है। यह सरकारी सूत्रों के अनुसार एक या फिर तीनों तस्वीरों को चुनने पर अंतिम निर्णय उच्चतम स्तर पर होने वाली बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दूं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां नोटों पर अलग अलग तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल होता है।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी कि 5 जून को अपना 50वां जन्मदिन मनाया। जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 50 साल पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय मोहन बिष्ट के रूप में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल अब उत्तराखंड में पड़ता है, जहां योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू सिख भिक्षु और राजनीतिज्ञ है, जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 22वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 करोड़ की जनता के मुखिया होते हुए एक साधारण जिंदगी जीते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास अपनी कोई कार या फिर खेती वाली जमीन भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के निजी जीवन के बारे में। तो बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गोरखपुर शहरी सीट से जीते थे। चुनाव के दौरान ही अपने चुनावी हल्फनामे में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जहां अपने चुनावी हल्फनामे में योगी आदित्यनाथ ने 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति घोषित की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि उनके पास 12,000 रुपए का एक सैमसंग मोबाइल फोन है। सीएम योगी के पास इसके अलावा कोई मोबाइल फोन नहीं है। वहीं सीएम योगी के पास 2 बंदूक है, 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर है और एक 80,000 रुपए की राइफल है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उनके पास 20 ग्राम वजन का एक सोने का आभूषण है। वहीं 49,000 रुपए का एक सोने की चेन है। इसके अलावा 10 ग्राम वजन का रुद्राक्ष का आभूषण है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। योगी आदित्यनाथ के पास अपनी कोई कार नहीं है और न ही कोई लैंड प्रॉपर्टी है। अपने चुनावी हल्फनामे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके पास कोई कृषि या फिर गैर कृषि संपत्ति नहीं है। इसी हल्फनामे में कहा गया है कि उनके नाम पर कोई गाड़ी पंजीकृत नहीं है और न ही उनकी कोई देनदारी है। योगी आदित्यनाथ के चुनावी हल्फनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गंगा का पानी शुद्ध नहीं हो पाया है। जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि उसमें नहाया तक नहीं जा सकता है। जहां अब भी सीवेज का पानी बिना उपचार के सीधे गंगा में गिराया जाता है। यह बक्सर से लेकर के सुल्तानगंज तक गंगा का पानी पीने और फिर नहाने के लायक नहीं है। यह कुछ जगह को छोड़ दे तो फिर गंगा जल में मानव तस्करों के लिए खतरनाक जीवाणुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसे फिल्टर भी नहीं किया जा सकता है। यह शहर के नाले सीधे गंगा से जुड़े हुए हैं। पटना शहर में 6 STP तैयार करना था, जो अभी तक पूर्ण रूप से काम शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण गंगा किनारे के सभी घाट का पानी प्रदूषित हो चुका है। यह प्रदूषण बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि पटना के सभी घाटों पर गंगा जल नहाने और फिर पीने के लायक नहीं रह पाया है। बिहार में करीब 425 किलोमीटर की दूरी में सीवेज गंगा के पानी में जहर घोल रहा है। यह प्रदूषण बोर्ड ने बक्सर, भोजपुर, पटना, सारंग, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर में 31 प्रमुख घाटों और स्थलों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता की जांच की है। रिपोर्ट में एक भी ऐसा स्थल नहीं पाया है जहां टोटल कोलिफॉर्म नामक जीवाणु मानक से कम हो। यह सभी जगहों पर मानक 5,000 से अधिक पाया गया है, यानी कि जीवाणु की संख्या 5,000 से अधिक पाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार में हर वह गुण है जो एक देश के नेतृत्व करने के लिए चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में 16 सालों से बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 7 निश्चय योजना हो या फिर लड़कियों के स्कूल जाने के लिए साइकिल योजना हो, सभी ने बिहार का मान बढ़ाया है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर के सियासी दलों का क्रेडिट लेने की मची होर पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज ये जो लोग कह रहे हैं उसे बता दूं कि बिना सरकार के कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पहले भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पहल से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप शराब पीते बेचते भी थे और पीते भी थे, लेकिन मैंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों पर कानून थोपने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस कानून से गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस कानून की आड़ में गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर विवाद के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने रविवार की रात ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत को एकजुट करने का समय है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जाया जा सकता है। ये भारत जोड़ने का वक्त है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो हैशटैग
लगाया है। आपको बता दें कि भारत द्वारा कुवैत, ईरान और कतर की चिंताओं को कम करने के लिए जवाब के बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। रविवार दोपहर को भाजपा ने कहा है कि उसने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि भाजपा ऐसे लोगों या फिर दर्शन को बढ़ावा नहीं देती है जब भारत के हजारों वर्षों के इतिहास के दौरान हर धर्म फला फूला है, जहां भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना या फिर उसके आसपास के इलाके से अगर आपकी बाइक चोरी हुई है तो फिर संभव है कि ये बाइक एक खास गैंग ने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गैंग हर दिन 5 से अधिक बाइक की चोरी करता था, इनमें से ज़्यादातर महंगी बाइकें शामिल है। दरअसल पटना के पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने एक ऐसे गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पल भर में ही महंगी बाइक उड़ा देता था। जब पुलिस के अनुसार ये गैंग पिछले 1 साल में 2000 से अधिक महंगी बाइक चुरा चुका है। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्य 1.5 से 2 लाख की बाइक को चोरी करते थे, जब बाद में उसे अपने सरगना के पास महज 10,000 रुपये में ही बेच देते थे। बाद में सरगना उसे 18 से 20 हजार में सौदा करता था। सरगना ही उसे गाड़ियों की चोरी के लिए प्रलोभन देता था। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी की 4 बाइक भी जब्त की है। दोस्तों बात करते हैं कि रविवार को समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के 5 लोगों की जान देने के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव कई मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर के दुख और संवेदना भी जताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने अपनी जान दे दी और ये गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर के सामूहिक अपनी जान दे दी, यानी कि पूरे परिवार के सदस्य ही जीवन लीला समाप्त कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बिहार दौरे के दूसरे दिन और अंतिम दिन ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। मनसुख मंडाविया ने बिहार के वैशाली, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण जिलों का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने से पहले कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पटना एम्स में एक अत्याधुनिक सभागार का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पटना में एम्स के निर्माण का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर अस्पताल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार से बड़ी संख्या में मरीजों को अब यहां एम्स की स्थापना के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में उन्हें घुटन महसूस हो रही है। जहां उनके अनुसार भाजपा और जेडीयू जैसे बड़े सहयोगी होने के कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि साल 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल से भी कम समय में पद छोड़ने का उन्हें मलाल है। रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए जीतन राम मांझी ने भविष्य की राजनीति के भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में जब हमारे बड़े सहयोगी हमारा समर्थन मांगेंगे तो हम अपनी उपस्थिति महसूस करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार की पोल खोलने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संपूर्ण क्रांति के दिन को चुना। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने वाम दलों के साथ मिलकर के नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की विफलताओं को गिनवाया। निशाने पर नीतीश कुमार भी रहे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी। देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के चल रहे मौजूदा विवाद पर तेजस्वी यादव ने आरएसएस और बीजेपी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी यादव मंच से मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए भी नजर आए। जब तेजस्वी यादव ने पूछा है कि देश के तीनों सेना प्रमुख हिंदू है, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी हिंदू है, किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है, इसके बावजूद भी क्या हिंदू खतरे में हैं? तेजस्वी यादव एक तरफ जहां मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की हालात क्या है, इसकी तस्वीर भी देखने को मिली। तेजस्वी से थोड़ी ही दूर पर बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को कुर्सी नसीब नहीं हुई, मजबूरन उन्हें स्टूल पर बैठाना पड़ा।
दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी को जब जगह नहीं मिली तो फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और लेफ्ट के विधायक महबूब आलम के बीच एक स्टूल लगा करके उन्हें बिठाया गया। इस दौरान महबूब आलम और जयप्रकाश यादव से बात करते हुए और तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रेम को लेकर के बीजेपी और नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाते रहे। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मंच से तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक तो मुसलमानों का वोटिंग अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। जब विधानसभा में उन्होंने जब इस मामले को उठाया था तो फिर सीएम नीतीश कुमार इस पर चुप बैठे रहे। जब सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार नागपुर से ऑपरेट की जा रही है। मुस्लिम प्रेम को लेकर के तेजस्वी यादव मन से जो कुछ कह रहे थे वह मंच पर मौजूद उनकी ही पार्टी के नेताओं की स्थिति देख करके मेल बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी को भले ही अगली कतार में स्टूल नसीब हो गई हो, लेकिन कई नेता ऐसे भी रहे जिन्हें पिछली कतार में जगह मिली। दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर के डी राजा जैसे नेताओं की मौजूदगी में अगले कतार में जिन नेताओं को कुर्सी नसीब हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का उलटफेर लगातार बना हुआ है। जहां वहीं प्रदेश के दक्षिणी भागों में पछुआ तो उत्तरी भागों में पूर्वी हवा जारी है। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बिहार के दक्षिणी भाग में तापमान में वृद्धि होने से चिपचिपाती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं उत्तरी भाग में पूर्वा के मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के माने तो बिहार के दक्षिणी भागों के 19 जिलों में अगले 48 घंटे तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। इसके दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं, जबकि रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 38 डिग्री दर्ज किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि मिथिला का मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहा है। जब देश से लेकर के विदेश तक के बाजारों में इसकी मांग है, जहाँ इसकी प्रोसेसिंग और अलग अलग तरह के उत्पाद बनाने के लिए कई औद्योगिक इकाइयाँ लगी है। इसका लाभ किसानों से लेकर के उद्यमियों को मिल रहा है। देश में मखाना के कुल उत्पादन में 90% हिस्सेदारी बिहार की है। इसमें से 25% उत्पादन अकेले दरभंगा में होता है, जहाँ यहाँ करीब 5000 हेक्टेयर में मखाना की खेती होती है। तकरीबन 16,000 किसान जुड़े हुए हैं। सालाना 7,500 टन उत्पादन होता है। मखाना की खास तौर पर 2 किस्में किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। इनका उत्पादन पर किसान आमदनी दोगुनी करने लगे हैं। जहां इसकी खेती पोखर में मछली के साथ जल भराव वाली जमीन में धान के साथ छोटे बड़े तालाबों में आसानी से की जा सकती है। इसके लिए मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा और कृषि विज्ञान केंद्र जाले किसानों को प्रशिक्षण दे रहा है। करीब 700 से ज़्यादा किसानों और फिर उद्यमियों को खेती प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि तेजस्वी यादव की पोस्टर में कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम सब ने मिलकर के काम किया, लेकिन अब तेजस्वी यादव केवल अपना फायदा देख रहे हैं। अजित शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव एनडीए सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को आमंत्रित तक नहीं किया गया। न ही पोस्टर में सोनिया गांधी की फोटो लगाई गई और न ही राहुल गांधी की। जहां ऐसा लगता है कि अब तेजस्वी यादव खुद को अकेला ही शक्तिशाली मानकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि पूरे देश में केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेगी और 2024 में सरकार को हटाने का काम करेगी। दोस्तों यूपी की 2 सीटों पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दिया है। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से दलित समुदाय से आने वाले सुशील आनंद को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के नाम की भी चर्चा जोरों पर थी। जहां अब समाजवादी पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम खान की पत्नी को टिकट मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अगले 5 सालों में बिहार सहित देश के सभी जिलों में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना एम्स में जल्द ही ICU बेड, MIR, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र में हर तरह की जरूरी संसाधनों को सरकार पटना एम्स में उपलब्ध कराएगी, ताकि बिहार के मरीजों को किसी भी परिस्थिति में दिल्ली नहीं जाना पड़े।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।